हिंदी के प्रारंभिक युग को आदिकाल नाम किसने दिया था? तो आपके इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से जो सही विकल्प होगा उसका आपने चयन करना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा हिंदी के प्रारंभिक युग को सबसे पहले आदिकाल नाम दिया गया था। इसका ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए 2। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? तो जो आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया गया था उसके भी आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो कुछ समय सोचने के लिए दूंगा आपको, तो आप सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर भी सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया गया था। इसी के साथ आपने ध्यान रखना है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने आदिकाल में 12 कवियों को लिया था। इसी के आधार पर इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था, क्योंकि अधिकतर कवि वीर रचनाएं करने वाले थे। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं, हमारी टीम के द्वारा टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, एलटी टेट, एलटी कमीशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। संपर्क करने के लिए आपको 8219312129 पे व्हाट्सएप करना है। आपके जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी का आपको उत्तर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब मीरा के गुरु कौन थे? तो जो मीरा थी भक्तिकाल की प्रमुख कवित्री आप इन्हें कह सकते हैं। इनके गुरु के बारे में पूछा गया है। तो इनके जो गुरु हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे संत शिरोमणि रविदास। डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी कवियत्री भक्तिकाल की ऐसी थी जिनका वार्तालाप तुलसीदास जी के साथ हुआ था? तो वो मीराबाई ही थी। इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 4। पद्मावत किसकी रचना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो जो पद्मावत हो जाएगा ये हो जाएगा आपके जायसी की कृति। और जो जायसी है ये भी भक्तिकाल के अंतर्गत आते हैं, प्रेमाख्यानक भक्ति काव्य के अंतर्गत। इसी के साथ कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो पद्मावत है इसकी भाषा कौन सी है? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखिए, मधुमालती के रचनाकार कौन होंगे? तो जो मधुमालती के रचनाकार होंगे तो सही विकल्प बताइए। तो ये हो जाएंगे मंजन। बी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। जो मंजन है ये भी प्रेमाख्यानक कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न 6। भक्तिकाल के लेखक कौन हैं? भक्तिकाल के नहीं, भ्रमर गीत के, भंवर गीत जो रचना है इसके लेखक कौन होंगे उसके बारे में बताना है। तो ये हो जाएंगे नंददास। सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 7। तो इसमें क्या पूछा गया है? सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो विकल्प में है ज्ञान मार्गीय, पुष्टि मार्गीय, प्रेम मार्गीय या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो 7वें का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा बी, पुष्टि मार्गीय। इसी के साथ इनकी भक्ति को कहा जाता है सख्य भाव की भक्ति। और जो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का बचपन के रूप को उजागर किया है तो इसके लिए भी इन्हें कहा जाता है वात्सल्य सम्राट। ठीक है, और कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो सूरदास थे इनके गुरु का क्या नाम था? तो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं। सूरदास जी के गुरु का नाम आप बताइए। अगला प्रश्न देखिए 8। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? विकल्प में है रसखान, चिंतामणि, मतीराम या कुलपति मिश्र। तो जो प्रेम वाटिका हो जाएगी ये रसखान जी की रचना हो जाएगी। विकल्प ए। अगला प्रश्न, घनानंद किस धारा के कवि हैं? रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो जो घनानंद हो जाएंगे ये रीतिमुक्त के अंतर्गत आने वाले कवि थे। आपको तो पता ही होगा जो रीतिकाल है ये 3 भागों में विभाजित था, रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। जो रीतिमुक्त है ये सभी प्रकार के बंधन से मुक्त था और ये अपनी स्वच्छंदता के आधार पर रचनाओं को करते थे। अगला प्रश्न है 10। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी?
तो जो रामकृष्ण मिशन था इसकी स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, विवेकानंद के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। जो विवेकानंद है इनके गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण, तो उन्हीं के नाम के लिए इन्होंने आधार माना और इस जो मिशन का नाम रखा रामकृष्ण मिशन। अगला प्रश्न है 11, भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कौन सी है? कवि वचन सुधा, योजना, पल प्रतिपल या इनमें से कोई नहीं। तो जो कवि वचन सुधा है ये भारतेंदु जी की संपादित मासिक पत्रिका मानी जाती है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 12, भाग्यवती उपन्यास के रचयिता कौन हैं? तो विकल्प में है श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या श्रद्धाराम फिलौरी। तो जो भाग्यवती उपन्यास है इसके रचनाकार हो जाएंगे विकल्प डी श्रद्धाराम फुलौरी। जो श्रद्धाराम फुलौरी है इनका संबंध पंजाब से है। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो ओम जय जगदीश हरे नामक आरती है इसके रचयिता कौन थे? तो ये श्रद्धाराम फिलौरी ही माने जाते हैं। ठीक है। इसके पश्चात जो भाग्यवती उपन्यास है इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं कई विद्वान। ठीक है। विजय शंकर मल हैं, इनके द्वारा इन्हें इस उपन्यास को प्रथम उपन्यास माना गया है। इसके पश्चात जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनके द्वारा किसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है? तो आप इसे कमेंट में अवश्य बताना। अगला प्रश्न देखिए 13, भारत भारती खंड काव्य के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है प्रसाद, गुप्त, पंत या निराला। जो भारत भारती खंड काव्य है इसके रचयिता हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, और जो मैथिली शरण गुप्त है इनका समय है द्विवेदी युग से। और जो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष पूछा जाए 1912 इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण शर्मा या रामचंद्र शुक्ल। तो जो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? यशपाल, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या किशोरी लाल गोस्वामी। तो उसने कहा था कहानी के रचनाकार हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जो उसने कहा कहानी है इसका प्रकाशन वर्ष है 1915, और ये जो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। जो लहना सिंह है ये इस कहानी का प्रमुख पात्र है। अगला प्रश्न है 16, झांसी की रानी किसकी लिखी कविता है? महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद। तो जो ये रचना हो जाएगी या कविता हो जाएगी ये हो जाएगी सुभद्रा कुमारी चौहान की। और जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी इनके द्वारा अधिकतर वीर रस की कविताएं लिखी गई हैं या आपको मोटिवेट या प्रेरित करने वाली कविताएं लिखी गई हैं, इसका भी ध्यान रखना है। और जो महादेवी वर्मा है ये रहस्यात्मक कविताएं लिखते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कैसी कविताएं लिख जाते हैं। अगला प्रश्न है 17, जयशंकर प्रसाद का जन्म कौन से घराने में हुआ था? सुंगनी साहू, ये संघानी साहू, सुंगनी साहू, संथाल घराना या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का सही विकल्प हो जाएगा जो जयशंकर प्रसाद थे इनका जन्म सुंगनी साहू परिवार में या खानदान में हुआ था। और इनका कई बार प्रश्न पूछा जाता है इनका जन्म कब का है? 1889 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। अगला प्रश्न है 18, कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन हैं? प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी वर्मा। तो जो कुकुरमुत्ता रचना हो जाएगी ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो जाएगी। आपको ध्यान में रखना है कुकुरमुत्ता एक प्रकार का जंगली पौधा होता है, ये मशरूम टाइप का होता है कुकुरमुत्ता। अगला है 19,
मधुशाला किसकी रचना है? प्रेमचंद, प्रसाद, पंत या हरिवंश राय बच्चन? तो जो मधुशाला रचना हो जाएगी हरिवंश राय बच्चन जी की हो जाएगी। डी सही विकल्प हो जाएगा। इसी के साथ ध्यान में रखना है कि मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश ये तीनों इन्हीं की रचना है। और जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है इसके रचनाकार भी हरिवंश राय बच्चन ही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 20। गोदान उपन्यास के उपन्यासकार कौन होंगे? महत्वपूर्ण उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास या इनमें से कोई नहीं? तो जो गोदान उपन्यास के उपन्यासकार हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे। और इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1936 है। कई बार ये भी पूछा जाता है। और होरी गोबर इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न है 21। चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन थे? निराला, मुक्तिबोध, पंत या दुष्यंत कुमार? तो जो रचना है चांद का मुंह टेढ़ा इसके रचनाकार हो जाएंगे मुक्तिबोध। इसी के साथ इनकी एक प्रमुख कविता है अंधेरे में। बहुत ही महत्वपूर्ण और लंबी कविता इनके द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है 22। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? तो जो तोड़ती पत्थर कविता हो जाएगी इसके रचनाकार का नाम बताइए। प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी वर्मा? तो इसके जो कवि हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगला प्रश्न है यहाँ पर 35। फणीश्वर नाथ रेणु कौन सी श्रेणी में आते हैं? राष्ट्रीय उपन्यासकार के तौर पर जाने जाते हैं, प्रादेशिक उपन्यासकार, आंचलिक उपन्यासकार या इनमें से कोई नहीं? तो जो फणीश्वर नाथ रेणु है ये आंचलिक उपन्यासकार के तौर पर जाने जाते हैं। इनका जो उपन्यास है मैला आंचल ये प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। डॉक्टर प्रशांत इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न है 24। धर्मवीर भारती कौन सी पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो जो धर्मवीर भारती थे ये रहे थे आपके धर्मयुग, सरस्वती, कवि वचन सुधा या सरिता? तो जो धर्मवीर भारती थे ये आपके धर्मयुग नामक पत्रिका के संपादक रहे हैं। इसी के पश्चात यहाँ पर जो सरस्वती पत्रिका है इसके जो प्रमुख संपादकों में रहे हैं तो वह महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं। इन्होंने 1903 से लेकर 1920 तक इस पत्रिका का संपादन किया था और खड़ी बोली हिंदी के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। आपके लिए यहाँ से एक प्रश्न और छोड़ देता हूँ। जो कवि वचन सुधा है इसका प्रकाशन वर्ष बताना है और इसके संपादक का नाम भी आपने बताना है कि कौन है। अगला प्रश्न देखिए 25। इनमें से उपन्यास सम्राट कौन माने जाते हैं? यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु, हरिश्चंद्र या जयशंकर प्रसाद? तो जो उपन्यास सम्राट माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। बी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो मुंशी प्रेमचंद जी के आपने कम से कम 3 उपन्यास बताने हैं विद डेट भी बतानी है और उपन्यास के नाम भी बताने हैं कौन कौन से हैं। आगे देखिए 26। अधोलिखित में से नाटक सम्राट किसे माना जाता है? सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न। प्रसाद, देवकीनंदन खत्री, गोपालदास गहमरी या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। जैसे उपन्यास का सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है, कहानी का सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को ही कहा जाता है और नाटक का सम्राट प्रसाद जी को कहा जाता है। जो कामायनी है इनकी प्रसिद्ध कृति है जयशंकर प्रसाद की और इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 15 और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1935। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 27। पश्चिमी हिंदी की उपभाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, जयपुरी, मध्य पहाड़ी? तो जो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा हो जाएगी तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, खड़ी बोली। अगला है 28। पूर्वी हिंदी की उपभाषा कौन सी है? अवधी, बांगड़ू, मेवाती या कुमाऊनी? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा अवधी। अगला है 29।
निम्नलिखित में से कौन सा अंग व्याकरण का है? तो जो शब्द है ये व्याकरण का अंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो जो यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा तो ये हो जाएगा डी, य। य, र, ल, ब, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, इसका भी ध्यान। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी टीम के द्वारा LT-TET के लिए 40 डेज का एक कोर्स चलाया गया है। अगर आप लोग किसे ज्वाइन करने के इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8219312129, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए और इससे संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये LT-TET का कोर्स आप लोगों के लिए होने वाला है। अगर इंटरेस्टेड हो तो शीघ्र अतिशीघ्र इसे ज्वाइन करिएगा। इसी के साथ आपको बता दूं हमारी टीम के द्वारा TGT हिंदी, PGT हिंदी, LT-TET, LT कमीशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। संपर्क करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ 8219312129। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। साथ में ही वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर जुड़ सकते हो। PDF इत्यादि में वहाँ पर ही सेंड करता रहता हूँ। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर पूछा गया है पहला प्रश्न 31। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो जो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन होगा उसके बारे में आपने बताना है। आपके लिए 5 सेकंड सोचने के लिए मिलते हैं। तो स्पर्श व्यंजन हो जाएगा विकल्प बी, प। अगला प्रश्न है 32। निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण है? तो 5 सेकंड आपको मिल गए हैं। तो जो यहाँ पर महाप्राण हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, श। अगला प्रश्न है 33। क, ख, ग, घ, ण कौन सा वर्ग है? प वर्ग, च वर्ग, क वर्ग या ट वर्ग? ये आप उच्चारण करके ही पता लगा सकते हो यहाँ पर किस वर्ग का उच्चारण हो रहा है। अगर आप क, ख, ग इत्यादि उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर आएगा क वर्ग। सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ग, क्ष, ट या ड? तो 34 का सही विकल्प हो जाएगा बी, क्ष। जो क्ष है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। आगे जो 35 से 39 तक शुद्ध शब्द चुनने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द चुनना है, कौन सा आएगा? तो जो 35 में अभ्यास है ये कौन सा शुद्ध होगा ये बताना है। तो जो 35 में सही अभ्यास होगा तो वो होगा विकल्प सी, अभ्यास इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है 36। परमात्मा किस प्रकार से लिखा जाता है? तो जो परमात्मा लिखा जाता है तो ये विकल्प सी के अनुसार ही सही होगा, परमात्मा इसी प्रकार लिखा जाता है। अगला है 37। घंटा किस प्रकार से लिखा जाता है? तो जो 37 में सही विकल्प होगा विकल्प बी, घंटा इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है 38। रणभूमि किस प्रकार से लिखी जाती है ये बताना है। तो जो विकल्प डी होगा रणभूमि इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है 39। निष्ठा किस प्रकार से लिखा जाता है? तो जो निष्ठा होगी ये विकल्प ए के अनुसार सही होगा। आगे है 40 से लेकर 44 तक संधि कीजिए। तो देखिए जो प्रश्न संख्या 40 है, देव जमा आल्य, इसमें कौन सा संधि सही होगा? तो जो विकल्प सी है देवालय, इस प्रकार से देव जमा आल्य की, देवालय का जो संधि होगा देव जमा आल्य का, ये विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 41। तो इसमें पूछा गया है सूर्य जमा उदय की संधि क्या होगी? तो जो विकल्प डी है यहाँ पर सूर्योदय, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। सूर्योदय की जो संधि विच्छेद होगा सूर्य जमा उदय। आगे देखिए 42। मृत जमा मय, इसमें जो संधि होगी कौन सी सही होगी मृत जमा मय में? तो जो 42 का सही विकल्प हो जाएगा तो विकल्प ए, मृण्मय।
ये सही संधि हो जाएगी यहाँ पर। अगर मृण्मय का संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो ये जो यहाँ पर दिया गया है मृत जमामय, ये संधि विच्छेद हो जाएगा, और संधि अगर पूछा जाए तो ये मृण्मय संधि हो जाएगी। अगला है 43, वी जमा अतीत, इसका जो संधि होगा कौन सा शुद्ध रूप होगा? तो 43 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, व्यतीत। जो व्यतीत है ये संधि होगी, और जो संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो वी जमा अतीत, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। दोनों का ध्यान रखना आपने। एक प्रश्न पूछा गया है परंतु यहाँ से दूसरा प्रश्न भी ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें पर गौर फरमाना पड़ता है, तभी हमें लाभ मिलता है। अगला प्रश्न देखिए 44, अनुजमा एषण, तो इसका जो संधि कौन सा होगा? तो जो 44 का सही विकल्प हो जाएगा तो विकल्प सी, अन्वेषण, ये सी सही विकल्प हो जाएगा। संधि ये हो जाएगी और संधि विच्छेद ये हो जाएगा। आगे देखिए 45 से लेकर 47 तक जो तद्भव शब्द है उसका चयन करना है। तो 45 में पूछा गया है कुठार का तद्भव शब्द क्या होगा? तो जो कुठार का तद्भव शब्द हो जाएगा कुल्हाड़ी। संस्कृत में कुल्हाड़ी को कुठार कहा जाता था। अगला है 40, मुष्टिका का तद्भव शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा मुट्ठी। मुट्ठी को संस्कृत में मुष्टिका कहा जाता था। अगला है 47, तुरंग। तुरंग का तद्भव शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा घोड़ा, सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए 48 से लेकर 50 तक उचित लिंग कौन सा होगा उसका चयन करना है। तो जो ठाकुर का उचित लिंग कौन सा होगा? ठाकुर का स्त्रीलिंग अगर पूछा जाए तो जो सही विकल्प हो जाएगा ठकुराइन, सी सही विकल्प हो जाएगा। अगर हम बात करें 49 की, ननद का जो संधि, जो ननद का लिंग परिवर्तन किस प्रकार से किया जाएगा 49 का? तो यहाँ पर सही हो जाएगा नंदोई। जो नंदोई होता है ये ननद का पुल्लिंग हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए 50, बालिका, इसका क्या हो जाएगा? तो जो बालिका का हो जाएगा बालक, बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला है 51, आजीवन में कौन सा समास है? तो जो आजीवन है इसमें समास का हमने चयन करना है। तो जो आजीवन में समास हो जाएगा तो वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास, यहाँ पर डी सही विकल्प हो जाएगा। अगला देखिए 52, पीताम्बर में कौन सा समास होगा? तो जो पीताम्बर में समास होगा बहुब्रीहि, ए सही विकल्प हो जाएगा। अगला है 53 से 55 तक भाववाचक संज्ञाएं चुनिए। तो यहाँ पर अगले प्रश्न में बनने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी ग्रामर के लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। जब भी हिमाचल प्रदेश या कहीं बाहर कोई भी पेपर एग्ज़ाम होता है तो उसमें हम जो ग्रामर सेक्शन होता है, हिंदी साहित्य सेक्शन होता है, और जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं उनकी हम यहाँ पर विवेचना करते हैं, ठीक है। तो आपको उस प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करना है ताकि आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाए, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और प्रश्न की भी थोड़ी सी आपको नॉलेज हो जाएगी। तो प्रश्न संख्या है 53, कुमार में जो भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो जो 53 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, कौमारी है। इसी प्रकार भी पुलिस की परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था कि जो मीठा है इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो उसे भी मैंने डिस्कस किया था। तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, मीठा का भाववाचक संज्ञा आप बताइए क्या होगा। अगला प्रश्न देखिए 54, शूर, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो जो शूर की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी शौर्य। अगला प्रश्न है 55, सुहृद, इसका जो भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो 55 का जो सही विकल्प हो जाएगा सौहार्द। जो सौहार्द है ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56, अनुचर में कौन सा उपसर्ग होगा?
अनुसर्ग और प्रत्यय के लिए भी मैंने आपको वीडियो बना दी है, अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हो, ठीक है ना। चाहे तो मैं उसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो जो 56 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, अनु यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। अगला है स्थावन परोपकार में कौन सा उपसर्ग होगा, तो सही विकल्प होगा विकल्प सी, पर। अगला है 58 कृपा में कौन सा प्रत्यय होगा, तो जो विकल्प ए है यहाँ पर ये कृपा में प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 59 विलास में कौन सा प्रत्यय है, तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, आस। अगला प्रश्न है 60 विराम चिन्ह बताइए, जो यहाँ पर चिन्ह बताया गया है इसका बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। इस तरह चिन्ह वाले भी प्रश्न आपके लिए पूछे जाते हैं। आगे आने वाले समय में मैं आपके लिए चिन्हों की एक वीडियो बनाकर लाऊंगा, जहाँ पर आपको सभी चिन्ह बता दिए जाएंगे किस प्रकार के हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगी, आप सभी इसे अवश्य देखना, ठीक है। चलिए, जो 60 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा उद्धरण। उद्धरण चिन्ह से तात्पर्य ये होता है, मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण आदमी है, जैसे महात्मा गांधी है, अपने किसी विचार को वो कहते हैं, तो जब कोई न्यूज़पेपर या कहीं और इनके विचारों को शब्दबद्ध करता है, लिपिबद्ध करता है, तो वहाँ पर इस तरह के उद्धरण चिन्ह लग जाते हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है ना। इनको उद्धरण कहा जाता है। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में किस साहित्य का विशेष योगदान रहा है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बांग्ला साहित्य का। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका से माना जाता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सरस्वती पत्रिका से। अगला प्रश्न है, रामरतन भटनागर ने किसकी कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी कहा है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है मुंशी इंशा उल्ला खां को। इनकी कहानी को रामरतन भटनागर ने हिंदी की पहली कहानी माना है। हमारा अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी को प्रथम कहानी मानने वाले कहानीकार कौन हैं, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा राय कृष्ण दास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है इंदुमती। दोस्तों इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी की प्रथम कहानी माना गया है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद पूर्व युग में साहित्यकार कहानी की अपेक्षा किस ओर ज़्यादा ध्यान देते थे, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा नाटक और निबंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद पूर्व युग के कहानीकार कौन हैं, तो दोस्तों इसका सही जवाब है माधव प्रसाद मिश्र जी। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा अनुदित कहानी कौन सी है, तो दोस्तों गुलाब और चमेली का किस्सा और वीर सिंह वृत्तांत, ये दोनों शिव प्रसाद सितारे हिंद की अनुदित कहानियां हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो मैं दोस्तों इसका टेलीग्राम ग्रुप में PDF को डालता हूं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और PDF डाउनलोड कर लेना। हमारा अगला प्रश्न है, राय कृष्ण दास की कहानियों का मूल विषय किस पर आधारित है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है भावुकता और आदर्शवाद पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों में से अनुदित कहानी का चयन कीजिए, तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से अनुदित कहानी का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर उपस्थित सभी कहानियाँ अनुदित कहानियाँ हैं, जैसे कि बुद्ध फलोदय, सूरजपुर की कहानी, धर्म सिंह का वृत्तांत, ये सभी कहानी अनुदित है। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी का प्रधान विषय क्या है, तो दोस्तों दुलाई वाली कहानी का प्रधान विषय मनोरंजन है। दोस्तों दुलाई वाली कहानी को बंग महिला के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी में किस पर व्यंग्य किया गया है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अंग्रेजी पहनावे पर दुलाई वाली कहानी पर व्यंग्य किया गया है। अगला प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी पर आधारित है,
तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किस पर आधारित है। तो दोस्तों एक टोकरी भर मिट्टी अमीरी और गरीबी के वैमनस्य पर आधारित है। और दोस्तों एक टोकरी भर मिट्टी को माधवराव सप्रे के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य नैतिक आदर्श की स्थापना करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेम, शौर्य और बलिदान की प्रेम कथा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा उसने कहा था। तो दोस्तों उसने कहा था कहानी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, लहना सिंह के चरित्र की विशेषता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर दिए गए सभी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी की कथा वस्तु प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा उसने कहा था। अगला प्रश्न है, आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किस कहानीकार ने किया। तो दोस्तों हिंदी साहित्य में सबसे पहले फ्लैशबैक शैली का प्रयोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सोजे वतन। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने अपनी किस कहानी के माध्यम से ग्रामीण जीवन, किसानों की सहृदयता, काइयापन का चित्रण और उनके आदर्श की स्थापना की है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न है, ऊंची और नीची जाति का भेदभाव प्रेमचंद की किस कहानी का विषय वस्तु है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ठाकुर का कुआं। अगला प्रश्न है, विद्रोह, रामलीला, बड़े भाई साहब जैसी कहानियों में प्रेमचंद ने किस शैली का प्रयोग किया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रेमचंद ने कथनी और करनी की विसंगति पर जबरदस्त व्यंग्य किया है। तो इसका सही जवाब है नशा कहानी में। अगला प्रश्न है, चैन सिंह और महावीर प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है घास वाली। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी संग्रह प्रसाद जी की कहानियों का संकलन नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन में से जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन सी नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गल्प मंजरी। बाकी सभी कहानी प्रसाद जी की कहानियां संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद की गुंडा कहानी में भारत के इतिहास के किस युग का चित्रण किया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कृत ग्राम तानसेन राम रसियावालम नहीं रसियावालम हो गया कहानी पर किस शैली का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बंगला शैली का प्रभाव इस पर माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसाद ने अपनी किस कहानी में दाम्पत्य प्रेम का उज्जवल रूप प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी मधुलिका। अगला प्रश्न है, जीवन में पैसे को खाया नहीं जा सकता किंतु पैसों से खाद्य पदार्थों की पूर्ति की जा सकती है। प्रसाद ने किस कहानी के माध्यम से स्पष्ट किया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बंजारा। इस कहानी के माध्यम से ये स्पष्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, देवव्रत कहानी में कहानीकार ने किस यथार्थ चित्रण किया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा देवव्रत कहानी में कहानीकार ने बौद्ध धर्म और विकृत बज्रयानी धर्म का विकृत चित्रण किया गया है, अर्थात यथार्थ चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, देवदासी कहानी में कहानीकार ने किसके मनोव्यथा और किसकी दुष्टता का चित्रण किया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा देवदासी और पंडित पुजारियों का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कहानियों का विषय जीवन की ज्वलंत समस्याओं को बनाया है। तो इसका सही जवाब होगा सुदर्शन जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी कहानी किसका हिंदी रूपांतर है। तो इसका सही जवाब होगा सेलिस्मा बेगम का। अगला प्रश्न है,
विशंबरनाथ शर्मा कौशिक तथा ज्वालादत्त शर्मा किस प्रकार की कहानियाँ लिखने में सिद्धहस्त माने जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कथानक प्रधान। अगला प्रश्न है, कवित्वपूर्ण वातावरण और नाटकीयता विद्यमान है। तो इसका सही जवाब है राय कृष्ण दास की कहानियों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा खुदा के सामने और दोजख की आग। ये दोनों कहानियों में भारत पाक विभाजन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपनी कहानियों में किसके प्रति विद्रोह व्यक्त किया है? तो दोस्तों राजनीतिक परिस्थितियों, सामाजिक रूढ़ियों, राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाली प्रवृत्तियों, इन सभी पे उग्र जी ने विद्रोह व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आदर्शवादी दृष्टिकोण के कहानीकार कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा चंडी प्रसाद हरिदेश। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी का विषय वस्तु क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बाल मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी में समाज की किस गंभीर समस्या का चित्रण किया गया है? तो दोस्तों ईदगाह कहानी में गरीबी का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो। ईदगाह कहानी में कथन किस मनोवृत्ति का परिचायक है? तो इसका सही जवाब है पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार और पुलिस और उसकी अराजकता का। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है देश प्रेम का वर्णन है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अनमोल कहानी में अनमोल रत्न माना गया है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी में देश की रक्षा में गिरे सैनिक के खून के आखिरी कतरे को दुनिया का सबसे अनमोल रत्न माना गया है। अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी में कहानीकार ने किसका सुंदर सामंजस्य किया है? तो दोस्तों आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी है और इसमें प्रसाद जी ने इतिहास और कल्पना का सुंदर सामंजस्य किया है। अगला प्रश्न है, बुद्धगुप्त और चंपा किस कहानी के पात्र हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र द्वीपवासियों की सेवा में अपना जीवन लगाना चाहता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है चंपा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मणिभद्र ने किसे बंदी बनाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है चंपा को और बुद्धगुप्त को, दोनों को बंदी बनाया था। अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है भाव प्रधान कहानी है। अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी के माध्यम से पाठक की प्रेरणा मिलती है? तो दोस्तों यहाँ पर समाज और राष्ट्र के लिए सर्वस्व त्याग करने की प्रेरणा पाठक को आकाशदीप कहानी से मिलती है। अगला और अंतिम प्रश्न है, आकाशदीप कहानी का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मानव के भीतर विश्वास की भावना जगाना, बिना सोचे समझे किसी से घृणा ना करना, गरीब असहायों की सेवा करने जैसी भावना को जगाना, ये सभी आकाशदीप कहानी के उद्देश्य हैं।